इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल एमसीक्यू और कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि बराबर बिहार एसआई यूपीएसआई जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ बोर्ड हैं, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोट्टायम केरल में है। हल्दी बोर्ड इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था, तो हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। अगला है पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना ये किस देश के से प्रेरित है? तो यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ या रूस से प्रेरित है। इसका जो लेखा जोखा करने का काम योजना आयोग का था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और जो पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुई? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ। अंतिम था 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली थी। पहले पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1951 से 56 तक चला था। इसका मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल और इसके तहत कृषि पर फोकस किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना स्टार्ट की गई। इसके साथ ही साथ लक्ष्य भी पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का कितना परसेंट लक्ष्य था? 2.1%। और पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन शुरुआत कब हुई? तो 1952 ईस्वी में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें भारी उद्योग यानी विनिर्माण उद्योग पर फोकस किया गया और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया था। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के स्टील फैक्ट्री इसी के तहत बनाए गए और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 4.5, पहले से लगभग 2 गुना, 2.1, 4.5। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर भारत की बात करी गई थी। कृषि और उद्योग दोनों पर फोकस किया गया था। 1961 से 66 तक चला और इसके तहत 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील बना था। हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना के दौरान हुई और इसमें जो रेट रखा गया था 5.6। तो सिंपल है कि पहली पंचवर्षीय योजना में हैराट डोमर मॉडल पर था और इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम लगाया गया था। लक्ष्य था 2.1%। सेकेंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर, इसमें उद्योग पर फोकस किया गया था। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में स्टील फैक्ट्री बनाए गए थे। ग्रोथ रेट इसमें 4.5 था टारगेट रेट। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर फोकस किया गया और बोकारो आयरन एंड स्टील तीसरी पंचवर्षीय, ये इंपॉर्टेंट है कि बोकारो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री किस योजना के तहत बना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी योजना के दौरान हुई थी। अगला है योजना अवकाश। तो योजना अवकाश 3 वर्ष तक रहा, 1966 से 1969, और इस समय पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। इस समय एनुअल प्रोग्राम या वार्षिक योजना चलाई गई थी। क्यों? क्योंकि युद्ध, सूखा और आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था और रुपयों का अवमूल्यन हो गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। परिवार नियोजन प्रोग्राम इसी के तहत शुरू हुआ। श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं और जिसमें डेयरी सेक्टर यानी दूध उत्पादन बढ़ाने की बात करी गई थी, इसी के तहत हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में इसमें टारगेट रेट पूछा गया। तो टारगेट रेट पहले था 9 लेकिन संशोधित 8% है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी लक्ष्य था 8%। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 8% था। अगला है मनरेगा एक्ट, एमजी नरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया? मनरेगा अधिनियम ओरिजिनली 2005 में आया था। उस समय इसका नाम नरेगा था। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रूरल मतलब ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में आया था। इसके आगे एमजी यानी महात्मा गांधी शब्द 2009 में जोड़ा गया था। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि मनरेगा अधिनियम कब अस्तित्व में आया?
2005, 2009। तो 2005 ईस्वी में मनरेगा अधिनियम अस्तित्व में आया, लेकिन महात्मा गांधी इसके आगे शब्द जोड़ा गया 2009 ईस्वी में। अभी ये करंट अफेयर्स में न्यूज में इसका नाम चेंज किया गया और कुछ प्रोविजन भी बदले गए। तो इसका नया नाम है BVG रामजी एक्ट 2025। BVG रामजी मतलब बी से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक ग्रामीण, जिसे ग्रामीण एक्ट 2025। पहले मनरेगा में साल में किसी फैमिली के मेंबर को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। और बिहार में 125 यूनिट बिजली भी फ्री किया गया, तो ऐसे याद किया जा सकता है। मनरेगा में जो कामकर्ता होते हैं कामगार, उसमें 33% यानी 1/3 महिला होनी चाहिए, ये प्रोविजन है। कुछ सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में, तो कृषि, मछली पालन, पशुपालन, खनन, माइनिंग भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि जिसमें नेचुरल सोर्स पर निर्भर होती है, यानी प्राकृतिक संसाधन पर डायरेक्टली निर्भर रहता है। और इसके जो प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उसको रेड कॉलर वर्कर यानी लाल कॉलर कामगार कहा जाता है, क्योंकि ये खतरे में काम करते हैं, इसलिए इसे याद रख सकते हैं। लाल जो खतरा का निशानी होता है। कृषि वगैरह ये बाहर में काम किया जाता है, खनन वगैरह, तो रेड कॉलर वर्कर। द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र जिसे विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, इसमें उद्योग आता है, विनिर्माण का काम होता है, फैक्ट्री वगैरह, गैस बिजली आपूर्ति वगैरह। और इसके कामगार को जो द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं उसको ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिंग, परिवहन आता है, इसके वर्कर को वाइट या पिंक कलर वर्कर कहा जाता है। चतुर्थ क्षेत्र भी होता है अर्थव्यवस्था का, जो ज्ञान आधारित कामगार होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IT, सॉफ्टवेयर वगैरह, तो इसको गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है। ये SSC CPO में पूछा जा चुका है। अब कुछ PYQ MCQ की चर्चा करते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, भारत का जो नेशनल इनकम है उसकी गणना कौन से संस्था के द्वारा किया जाता है, तो CSO के द्वारा किया जाता है। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहले 2019 से पहले क्या था, ये NSO था, CSO का नाम NSO था। अब NSO होगा इसका आंसर, ना कि CSO, क्योंकि जो NSO 2019 में बन गया, NSO इक्वल टू CSO प्लस NSSO। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, NSO के द्वारा। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और 2019 से पहले ये CSO के द्वारा किया जाता था, इसलिए CSO लिखा गया। यदि ऑप्शन में NSO नहीं है, CSO है, तो उस समय CSO होगा, और NSO ऑप्शन में है तो NSO होगा। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा। NSO किस दो संस्था के मर्ज करके बना है, तो NSO CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और NSSO 2019 में इन दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, और उसके बाद NSO बना है। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, ये भी पूछा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। नीति आयोग में नीति का पूरा रूप क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, T से ट्रांसफॉर्मिंग, I से फिर इंडिया, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इस नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर काम करती है। बॉटम अप अप्रोच मतलब ये गांव से उठकर शहरों की ओर, यानी कि जो इसका आधार बेस ग्राउंड है वो गांव है, इसी को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, ऊपर मुखी, कि नीचे से ऊपर की ओर काम करती है नीति आयोग।
अगला प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी, अभी तुरंत पढ़े थे, तो ये 1951 में हुआ था। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो सेकेंड हो जाएगा। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब आमतौर में इसे महंगाई कहा जाता है। जब रुपये का अवमूल्यन हो जाता है, वैल्यू घट जाता है, तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई जब हो जाता है खासकर बाजार में, तो कीमतों के समान स्तर में वृद्धि होना यानी महंगाई होना मुद्रास्फीति को डिनोट करती है। मुद्रास्फीति मतलब नॉर्मल भाषा में इसे महंगाई कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति नापने के लिए मुख्य सूचकांक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो मुद्रास्फीति मापा जाता है सीपीआई के द्वारा। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई मतलब सी से कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, पी से प्राइस कीमत, आई से इंडेक्स सूचकांक। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मुद्रास्फीति यानी महंगाई मापा जाता है। और जो सीपीआई का आधार वर्ष अभी क्या है, कौन सा आधार वर्ष लिया जाता है, 2023-24 उपभोक्ता कीमत या मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। जीडीपी का आधार वर्ष अभी क्या है, 2022-23 जीडीपी का है। ये भी अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है कि सीपीआई का आधार वर्ष क्या है। तो 2023-24 सीपीआई का आधार वर्ष है, जिसके आधार पर महंगाई की गणना या मुद्रास्फीति मापा जाता है। और जीडीपी के आधार वर्ष 2022-23 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इससे संबंधित आप एक फुल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें करेंसी के बारे में बात करी गई है। 2-3 दिन, एक सप्ताह पहले का वीडियो होगा, तो उसमें भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1935 में। 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई है। और ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, जो कि एक अंग्रेज थे। यदि पूछा जाए कि आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख भारत के आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसी वर्ष संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल, भारत राष्ट्रमंडल का पार्ट घोषित हुआ था, राष्ट्रमंडल का भाग बना था। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की बात करें तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट उपभोक्ता पर नहीं लगता है, इसलिए यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी अस्तित्व में आया। 1 जुलाई 2017 से ये लागू है, ये 2017 हो जाएगा। एक्ट बना था 2016 में, लागू कब हुआ, 2017 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2016 में एक्ट बना था, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। अभी करंट अफेयर्स में जीएसटी 2.0 चर्चा में था या 2.0 चर्चा में था। इसके तहत 2 टैक्स स्लैब हैं, 2 कर स्लैब हैं, कौन कौन, एक 5% और एक 18%, और एक विशेष कर स्लैब है जिसका वैल्यू है 40%। 5% जो दैनिक चीज़ें हैं उस पर लगाया जाएगा, मोटरसाइकिल 350 सीसी इंजन तक और बहुत सारी चीज़ों पर 18% लगाया जाएगा। सीन गुड्स और लग्जरी आइटम है, जो हानिकारक चीज़ है, उस पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह है वो भी अप्रत्यक्ष कर है। आय कर जो है वो डायरेक्ट इनकम पर लगाया जाता है, इंडिविजुअल व्यक्ति पर। एक व्यक्ति का इनकम 16 लाख है तो उसके डायरेक्ट इनकम पर लगाया जाएगा टैक्स, इसलिए यह एक डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। परछन बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, परछन बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में। एक कृषि क्षेत्र का प्लॉट है इतना बड़ा, इसमें 2 लोगं की ज़रूरत है, तो इसमें पूरा फैमिली 5 लोग शामिल रहते हैं,
तो उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये कृषि क्षेत्र हो जाएगा। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन निर्धारित होता है वो रंगराजन समिति के द्वारा होता है। रेपो रेट तय करता है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो दर या रेपो रेट, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान लिया जाए किसी वाणिज्यिक बैंक, एसबीआई हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या अदर कोई भी बैंक हो या ग्रामीण बैंक हो, उसको जिस रेट पर अल्पकालीन ऋण देती है उसी को बोलते हैं रेपो दर। आरबीआई मान लिया जाए एसबीआई को 5 दिन के लिए ऋण देती है, बहुत सारा रुपया ऋण देती है, जिस इंटरेस्ट रेट पर, जिस ब्याज दर पर, उसको रेपो रेट कहेंगे। यानी केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण यानी कम समय के लिए ऋण या लोन देती है जिस ब्याज दर पर, उसको रेपो रेट कहते हैं। और यहाँ पर एक और होता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक दर। तो बैंक दर होता है कि आरबीआई आरबीआई एसबीआई को या कोई भी वाणिज्यिक बैंक को दीर्घ अवधि के लिए, लंबे पीरियड के लिए बिना कोलेटरल का, बिना कोई जमानत का ऋण देती है तो उसको बैंक दर कहते हैं। तो बैंक दर और रेपो दर में क्या अंतर है? रेपो दर केंद्रीय बैंक के द्वारा ही दिया जाता है वाणिज्यिक बैंक को, लेकिन अल्प समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और बैंक दर में केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के द्वारा ही दिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों को लंबे अवधि के लिए और बिना कोई कोलेटरल का, बिना कोई जमानत का, उसको बैंक दर बोलेंगे। तो रेपो रेट कौन तय करता है? आरबीआई। अभी रेपो रेट कितना है? ये करंट अफेयर्स का सवाल बन गया। तो 5.25% अभी करंट में रेपो रेट है। बैंक दर का संबंध है तो ये ब्याज से संबंध है, इंटरेस्ट। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो कौन लागू करता है? ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। CRR वाला क्या है? कैश रिजर्व रेशियो क्या है? किसी भी वाणिज्यिक बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, अदर कोई भी बैंक हो, तो उसका टोटल उस बैंक में जितना रकम जमा है पैसा, उसका कुछ परसेंट, कुछ निश्चित पैसा उसको अपने पास केंद्रीय बैंक के पास नकदी के रूप में जमा रखना होता है। मान लिया जाए एक बैंक में 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ रुपये का कुछ परसेंट, मान लीजिए 3%, उसको आरबीआई के पास रखना होता है। सभी पैसा वो इधर उधर लोन वगैरह नहीं दे सकती है, तो उसको बोलते हैं CRR। ये आरबीआई निर्धारित करती है। अभी टोटल 3% दर है CRR का। बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत बार ये पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, ना कि गरीबी रेखा निर्धारण समिति 2014 में किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति। भारत में बेरोजगारी कौन मापता है? तो एनएसओ मापता है, बेरोजगारी का डेटा पब्लिश करता है। हालांकि नीति आयोग भी बेरोजगारी को हाईलाइट करती है, लेकिन जो डेटा होता है वो एनएसओ ही। मानव विकास सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अभी जो 2025 का ये इंडेक्स है, इसमें भारत का रैंक 130 है, टोटल 193 कंट्री में। पहला कंट्री है इसमें आइसलैंड, दूसरा है नॉर्वे। आइसलैंड और दूसरा नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक में किसने स्टार्ट किया था? ये पहली बार महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री और एक भारत के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने शुरू किया था। तो मानव विकास सूचकांक शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है? अर्थशास्त्री
महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है: एजुकेशन शिक्षा को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा को, और अ, जो जीएनआई होता है पर कैपिटा, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, उसको निर्धारित किया जाता है शामिल। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो ट्रेडिशनली ये 5 वर्ष में होता है वित्त आयोग का गठन। और कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, तो इसको कमेंट करके बताना कि 16वें वित्त आयोग के चेयरपर्सन कौन है अभी। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो एनएसओ हो जाएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू, यानी कि पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं? राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे देंगे। टोटल नेशनल इनकम है, उसमें पॉपुलेशन से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। योजना आयोग की स्थापना हुई तो 1951 ईस्वी में हुई। योजना आयोग पूछा है, ना कि पंचवर्षीय योजना, तो 1950 होगा। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में हुई। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? पहली पंचवर्षीय योजना संबंधित थी किससे? तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित थी। महालनोबिस मॉडल, इसके बारे में चर्चा। पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई 2015 में, जब नीति आयोग बना था। हालांकि चला था वो लास्ट वाला 2012 से 2017 तक। जीडीपी का पूरा रूप क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी का पूरा रूप। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस क्या? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जीडीपी के साथ साथ क्या जोड़ा जाता है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो मिलता है उसमें ऐड करके जीएनपी निकाला जाता है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का कीमतों का सामान्य बढ़ना। मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका आधार वर्ष है 2023-24। थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक क्या मापता है? तो थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्य को मापता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, आईआईपी। अगला है आईआईपी मापता है तो औद्योगिक उत्पादन मापता है। सीपीआई का आधार होता है, सीपीआई का आधार कंज्यूमर होता है यानी उपभोक्ता। आरबीआई की स्थापना वर्ष है 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? अभी कितना है रेपो रेट? 5.25%। सीआरआर लागू करता है आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है हेडक्वार्टर। बैंक दर किससे संबंधित है? तो ब्याज से संबंधित है। जब आरबीआई या केंद्रीय बैंक किसी वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए बिना कोलेटरल का जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट पर लोन देती है उसको बोलते हैं। सेबी का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। किस समिति ने ये रिकमेंड किया था? तो शिव रमन समिति नाबार्ड रिकमेंड किया था, 1982 में हुआ था। लाइफ का संबंध क्या है? एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, ये बैंकिंग से संबंधित है। बैंक दर किससे संबंधित है? तो ब्याज से। भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? बजट सामान्यतः पेश होता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? डायरेक्ट कर का तो आयकर, इनकम टैक्स। अप्रत्यक्ष कर कौन है? इसमें जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी आयकर, संपत्ति कर, कृषि कर डायरेक्ट इंडिविजुअल पर लगाया जाता है। जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 में। जीएसटी एक्ट बना था 2016 में, लेकिन लागू हुआ 2017 में। राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो बजट से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्ष में। पहला वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, केसी नियोगी। भारत का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? जीएसटी है अभी।
तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा समिति 2014 किससे संबंधित है? तो रंगराजन। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि सेक्टर में मिलती है। मौसमी बेरोजगारी कृषि में मिलती है। बेरोजगारी आंकड़े एनओसी जारी करता है। मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से। श्वेत क्रांति जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, तो ये दूध क्रांति से संबंधित है, दूध का उत्पादन बढ़ाने से। नीली क्रांति, नीली जहाँ भी है वहाँ समुद्र ऐड कर देना है, समुद्र से संबंधित है। नहीं, मछली पालन से, मत्स्य मतलब मछली पालन। भारत में सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? तो कृषि क्षेत्र में। आर्थिक विकास का श्रेष्ठ मापक क्या है? तो सबसे अच्छा मापक है इसमें प्रति व्यक्ति आय। बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कि कृषि पर। प्रमुख उद्योग क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। बिहार में सबसे अधिक रोजगार क्षेत्र कौन प्रदान करता है? खेती। ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है आरबीआई करता है मौद्रिक नीति के लिए, इन्फ्लेमेशन को बैलेंस में रखने के लिए। रिवर्स रेपो का अर्थ क्या होता है? तो आरबीआई बैंक से उधार लेती है। आरबीआई जब मार्केट में अधिक पैसा हो जाता है, बैंकों के पास सरप्लस मनी हो जाता है, तो उस बैंक से आरबीआई क्या लेती है? उधार ले लेती है। तो जिस रेट पर आरबीआई उधार लेती है उसको रिवर्स रेपो करते हैं। जैसे एसबीआई से मान लिया जाए आरबीआई पैसा ले रही उधार, तो जिस रेट पर लेगी उसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। अच्छा, एक और होता है ईएमआई। तो ईएमआई का पूरा रूप क्या होता है? ई से इक्वेटेड, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई का पूरा रूप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? तो महंगाई यानी मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी भी होता है। जब दोनों काम एक साथ होता है किसी अर्थव्यवस्था में तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का उदाहरण है तो जर्मनी 1923 में हुआ था। महंगाई नियंत्रित करने का प्रमुख साधन क्या है? मौद्रिक नीति है, मॉनिटरी पॉलिसी, जो आरबीआई करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित है मिला हुआ, यानी सार्वजनिक और निजी दोनों है इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है। योजना आयोग को समाप्त किया गया 2015 में नीति आयोग बनाने के बाद। नीति आयोग का पूरा रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय तो शामिल है, मुद्रा शामिल नहीं है। राजस्व घाटा कब होता है? राजस्व घाटा, घाटा होगा जब हमारा खर्चा आय से अधिक हो जाएगा तो घाटा होगा, यानी व्यय अधिक होगा आय से। पूंजीगत व्यय का किसका उदाहरण है? ये सब बजट में पढ़ते हैं। तो पूंजीगत व्यय का उदाहरण है सड़क निर्माण। पूंजीगत व्यय मतलब सड़क निर्माण, बिल्डिंग बनाना, स्कूल वगैरह बनाना, सड़क बनाने में जो पैसा खर्च किया जाएगा उसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। एक होता है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें वेतन, पेंशन, सब्सिडी वगैरह के लिए जो अमाउंट खर्च किया जाता है उसको बोलते हैं। एफआरबीएम एक्ट कब हुआ? 2003 में। एफआरबीएम एक्ट कब आया? 2003 में। प्रत्यक्ष कर का भार होता है, स्थानांतरित नहीं होता। प्रत्यक्ष कर का भार उसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष लगाया जाता है, किसी में बढ़ता नहीं है। जीएसटी एक क्या है? वो प्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा से। बेरोजगारी का हुआ प्रकार जिसमें व्यक्ति काम चाहता है तो डी हो जाएगा, अनैच्छिक, लेकिन मिलता नहीं है। शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है, तो शिक्षित बेरोजगारी शहरों में मिलती है। मनरेगा संबंधित है तो रोजगार से संबंधित है। 100 दिन का रोजगार दिया जाता था लेकिन अब दिया जाएगा 125 दिनों का, जो नया एक्ट बना है मनरेगा से संबंधित। भारत का विदेशी व्यापार कौन नियंत्रित करता है? तो वाणिज्य मंत्रालय। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। भुगतान संतुलन का अर्थ क्या है? भुगतान संतुलन को इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बीओपी। इसका अर्थ है कि निश्चित अवधि में किसी देश में आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड रखना। मान लीजिए जब भारत है तो भारत एक वर्ष में कितने देशों से आयात निर्यात, कितना आयात किया, कितना निर्यात किया,
कितना पैसा आया हमारे देश में, कितना गया, तो इसका रिकॉर्ड ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो विदेशी लेन देन को भुगतान संतुलन कहते हैं। व्यापार घाटा होता है जब आयात बढ़ जाता है निर्यात से, जब सामान हम बाहर से अधिक मंगाते हैं और भेजते कम है, तो उसको बोलते हैं व्यापार घाटा। अवमूल्यन किससे संबंधित है? मुद्रा भी, जैसे इंडिया के मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है, इंडिया का जो रूपी है उसका वैल्यू घट गया है डॉलर के मुकाबले में, तो उसको बोलते हैं अवमूल्यन। बिहार में हरित क्रांति का प्रभाव कम पड़ा है। बिहार में प्रमुख फसल चावल है। बिहार में सबसे अधिक रोजगार किसमें है? खेती में है। बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? बेरोजगारी है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? विकास करना। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सेवा करना। सहकारी क्षेत्र किस पर आधारित है? सहयोग पर, कोऑपरेशन पर। आर्थिक विकास का संकेतक नहीं है, जनसंख्या वृद्धि नहीं है। भारत में सबसे तेजी से बढ़ता है सेवा, बढ़ता क्षेत्र सेवा है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। राष्ट्रीय आय बढ़ने से जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल बढ़ता है, लाइफ स्टाइल में सुधार होती है, लाइफ स्टैंडर्ड में। गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? सभी है। एचडीआई में भारत की स्थिति जारी करता है यूएनडीपी। तो ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट को फॉलो कर सकते हैं, और इससे बिहार एसआई जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें ज़रूर प्रश्न होंगे।